सोमवार देर शाम हुई एक बहुत बड़ी घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सोमवार देर शाम एटीएस के डीएसपी पर अमन साहू गिरोह के अपराधी फायरिंग कर देते हैं। एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार गंभीर रूप से घायल होते हैं और सिर्फ नीरज कुमार ही घायल नहीं होते हैं, रामगढ़ थाना में पोस्टेड एक दरोगा सोनू कुमार साहू भी घायल हो जाते हैं। इस घटना को और समझने के लिए भारत न्यूज 24 के संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ हैं। अनुराग से भी मैं बात करूंगा। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। आशीष तक फिलहाल आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही, चूंकि आशीष से कोई रिस्पांस नहीं आ पा रहा। आशीष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। आशीष तक शायद। आशीष, फिलहाल आप मेडिका में मौजूद हैं, तो डीएसपी नीरज की फिलहाल स्थिति कैसी बता रही है? क्या किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई है? क्या कहा जा रहा है उनके बारे में? और जो दरोगा हैं सोनू कुमार साहू रामगढ़ थाना के, वो भी मेडिका में ही एडमिट हैं, उनकी तबीयत कैसी है फिलहाल? जी, जिस तरह से जानकारी के मुताबिक जिस तरह से बताया जा रहा है कि डीएसपी नीरज कुमार और रजरप्पा थाना प्रभारी सोनू कुमार की हालत अभी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे एडमिट कराया गया है। प्रशासन के मुस्तैदी लगातार जारी है। बीच बीच में तरह तरह के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं आगे। जी, क्या गहमा गहमी नजर आ रही है मेडिका में? चूंकि तरह तरह के लोग मिलने आ रहे हैं, मतलब क्या पुलिस विभाग के भी कोई आला अधिकारी पहुंचे वहां सुबह से? चूंकि देर रात तक मुझे जानकारी है कि 1-1:30 बजे तक तो डीजीपी खुद मौजूद थे वहां पे। और सुबह से कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, अगर सुबह की बात की जाए तो? देखा जा रहा है कि रांची डीएसपी पहुंचे हुए हैं, कोतवाली थाना प्रभारी अभी फिलहाल हमें नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से और कई आला अधिकारी मिलने के लिए मेडिकल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आशीष मेडिका अस्पताल में मौजूद हैं, आप नजर बनाए रखिए। भारत न्यूज 24 के संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। अनुराग जी, अमन साहू सरसरी निगाह से, जैसा कि मैंने कहा कि इसको अगर आप देखते हैं तो ये घटना है कि ठीक है, अपराधियों को सेफ पैसेज नहीं मिला, उन्होंने फायरिंग कर दी, लेकिन जब इसको एक ऐसा लेंस से देखते हैं, पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अमन साहू का जेल में पार्टी करते फोटो वायरल होता है, पुलिस छापा मारती है, बहुत कुछ बरामद नहीं होता है। अमन साहू जेल के अंदर से पूरे गैंग कोऑपरेट कर रहा है। अमन साहू उन्हीं इलाके में, मयंक सिंह की बात करूं, अमन साहू का एक खास गुर्गा है मयंक सिंह, वीडियो वायरल होता है हथियार चमकाते हुए इस तरीके के, कभी धनबाद के किसी व्यवसायी को व्हाट्सएप कॉल, कभी रामगढ़ में फायरिंग करवा देना, कभी कुछ करवा देना, रांची में अरगोड़ा में गोली चलवा देना और फिर वीडियो जारी करना है कि इसका अंजाम देख लो, फिर तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो क्या मतलब पुलिस की कार्यशैली पर अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं पुलिस ठीक है जो भी कर रही है, प्रॉपर प्लानिंग का अभाव नजर आ रहा है, तो क्या मैं कुछ गलत कह? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक। हाल के घटनाक्रम को अगर हम देखें, सुशील श्रीवास्तव हो, मयंक हो या फिर ये आपका भोला पांडे गिरोह हो, सारे ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो लोग शांत थे, लेकिन ऐसा क्या है कि हाल के 6 महीने 1 साल में ये ग्रुप इतना एक्टिव हो गया है कि आए दिन ये लोग रैंसम कॉल मांग रहे हैं और जेल में बंद होने के बावजूद इनके जो गुर्गे हैं वो बेधड़क घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को रैंसम कॉल किया जा रहा है, लोगों पे फायरिंग कर दी जा रही है, लोगों की गाड़ियों पे फायरिंग की जा रही है, बस ये टेरर बनाने के लिए, लोगों में भय का, दहशत का माहौल बनाने के लिए, ताकि इनका जो लेवी का जो काम है, कारोबार है, वो चलता रहे। बस इसी का इसका बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, आंकड़े जो निकालेंगे तो 10 में से 9 फायरिंग उन पर हुई है जो कोयला के कारोबार से जुड़े हुए हैं। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तब से हो रहा है जब से झारखंड में अवैध मतलब ईडी की दस्तक हुई, अवैध कोयले का काम बंद हुआ, इन तक पैसा पहुंचना बंद हो गया, क्योंकि जिसको भी फोन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई हमारा काम चल ही नहीं रहा है, हम पैसा दे कहां से? तो इनको तो दहशत बनानी, ये बस फायरिंग करते रहे। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब से ईडी का प्रवेश हुआ है झारखंड में, तो कई कारोबार
पे अंकुश लगा है, लगाम लग गया है बहुत हद तक। कोयला का कारोबार जैसे जिस तरीके से फल फूल रहा था उस पे काफी हद तक लगाम लग गया है और कई लोगों का ये कहना है कि हमारा काम चल नहीं रहा, हम काम कर नहीं रहे हैं, रेट इतना महंगा हो गया है या हमें इतना रकम पहुंचाना पड़ता है आला अधिकारियों को कि हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक काफी बड़ा वजह है और ये जो गिरोह है ये वहीं एक्टिव है। आपने भी कहा अभी कुछ देर पहले हमारे चैनल पर अपने दर्शकों को बताया कि ये ग्रुप वहीं एक्टिव है जहां कोयला कहीं ना कहीं कोयला का कारोबार फल फूल रहा है, वहीं पे ये लोग एक्टिव हैं, वहीं पे रैंसम कॉल मांगा जा रहा है, वहीं पे गोलियां चलाई जा रही हैं और वहीं पे लोगों में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। और ये गोलियां बस इसलिए चलती हैं कि इनका जो ग्रुप है इनका नाम बना रहे, जो दहशत है, चाहे वो भोला पांडे गिरोह हो, सुशील श्रीवास्तव हो, अमन शाह हो, जितने भी ग्रुप हैं सब अपना दहशत का माहौल बनाने के लिए ये गोलीबारी करते हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन तक पैसा नहीं पहुंचेगा, इन तक लेवी नहीं पहुंचेगी और बस इनका कारोबार चलता रहे, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल कल की घटना पे अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से पुलिस विभाग पे गोली चली, जो डीएसपी हैं वो घायल हुए, थानेदार घायल हुए, उनके जांघ में गोली लगी, दोनों इलाजरत हैं मेडिका में और एक जवान को और इंजर्ड हुए हैं दौड़ने के क्रम में। तो इस तरह की घटना, ये प्रॉपर प्लानिंग की कमी थी। अगर इन्हें पता था कि शूटर्स वहां पे मौजूद हैं तो बकायदा वो वेपन्स लेके ही बैकअप प्लान इन्हें लेके जाना चाहिए था कि बैकअप प्लान हो, अगर वो भागते हैं तो चारों तरफ से घेरा जाए। घेरने की इन लोगों की प्लानिंग नहीं थी, ये लोग एक तरफ से जो गए इसी में ये लोग फंस गए, इन पे गोलीबारी हुई, इनको देख के शूटर्स ने इन पे गोलियां चला दी। एक को पुलिस की टीम ने पकड़ा भी था लेकिन वो जांग पे गोली मार के, जो थानेदार हैं वहां के, उसको मार के ये लोग भाग गए। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी थी और तो पुलिस को ये चाहिए कि अगर इस तरह का कभी भी इन्हें इनपुट मिलता है, इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, तो एक प्रॉपर बैकअप प्लान के साथ रेड करने जाएं और इस तरह, नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बहरहाल कल की घटना के बाद रात में डीजीपी, होम सेक्रेटरी और जितने भी आला अधिकारी हैं, डीआईजी, एसएसपी, सब वहां मेडिका पहुंचे और आज सुबह भी सब लोग उनका हालचाल ले रहे हैं और पुलिस मुख्यालय में लगातार बैठक का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा, इन चारों जिले के जो एसपी हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशंस, ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अपराधी इन जिलों से बाहर नहीं निकले। तो ये मतलब जो पुलिस विभाग की तरफ से जो अभी बयान आया है, हमने अभी बात किया है किसी से, तो उन्होंने बताया है कि इन लोगों के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द से जल्द ये तीनों शूटर्स की गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, इस घटना से दो चीजें निकलेंगी। मतलब हम हमेशा से बॉलीवुड फिल्म में देखते हैं तो उसमें होता है ना कि नहीं पुलिस पे हाथ नहीं डालना है, पुलिस पे हाथ डाला तो पूरे डिपार्टमेंट पीछे चढ़ जाएगा। तो अब दो चीजें होंगी, या तो पुलिस जो है वो आक्रामक रुख अपनाएगी और इनको नेस्तनाबूद कर देगी, और अगर इस घटना के बाद भी पुलिस का यही रुख रहा कि हम देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनका जो दुस्साहस है ऐसे अपराधियों का, ये 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये जो 2 लाख रैंसम मांगते थे अब 10 लाख मांगेंगे और अब जो पुलिसिंग सिस्टम, उस पर तो व्यवसायियों का भरोसा उठेगा और वो भी डर के साए में, तो मजबूरी में फिर ये जो अपराधियों का सिस्टम, इस पर विश्वास करने लगेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कल जो घटना हुई है, हमने अमूमन सुना है कि नक्सलियों और पुलिस का इनकाउंटर होता है, नक्सली आईडीज लगाते हैं या नक्सल एम्बुश करते हैं, पुलिस को एम्बुश करते हैं या घेरते हैं, लेकिन ये हमने नहीं सुना है कि ये जो छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स या जो छोटे ये क्रिमिनल्स हैं, जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की जाती है। ये बहुत रेयर हमने सुना है। सिंडिकेट बैंक रॉबरी हुआ था आज से तकरीबन 10 साल पहले, एमएस भाटिया एसएसपी हुआ करते थे रांची के, उस वक्त इनके थानेदारों ने उसको रिकवरी किया था 24 घंटे में। उस वक्त पुलिस ने गोली चलाई थी, उस वक्त भी अपराधी गोली नहीं चला पाए थे। तो ये कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता गया है, बहुत बढ़ गया है, जो पुलिस पे उन्होंने फायरिंग किया। नहीं तो अमूमन क्या होता था, पहले वो फायरिंग करके, हवाई फायरिंग करके बचने का प्रयास करते थे और भागते थे। कल इन लोगों ने पुलिस पे ही फायरिंग कर दिया, फायर ओपन कर दिया, तो इससे उनका दुस्साहस काफी बड़ा है। और पुलिस मुख्यालय और जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस पे फायर कर देना कोई छोटी बात नहीं है। आज से पहले अपराधी डरते थे कि पुलिस पे हाथ नहीं डालना है, बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता था, उनके जो मैनेजर होते हैं, उनके जो पीए होते हैं, उनको टारगेट किया जाता था कि ताकि उन पे गोली चलाएं तो हमें पैसा मिल जाए। लेकिन पुलिस पे गोली चलाने के बाद कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और रांची पुलिस और झारखंड पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अनुराग संपादक हैं भारत न्यूज 24 के, जिन्होंने कि इसका वो पक्ष बताया जिस पक्ष को हम नहीं सोच पा रहे थे कि ठीक है, इन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय में लगातार बैठक चल रही है। एक बहुत हार्ड मैसेज देने की जरूरत है।
हार्ड मैसेज कैसा मैसेज मैं आपको बताता हूं। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश का गाड़ी पलटो मॉडल। विकास दुबे एक अपराधी था जिसने पुलिस कर्मियों के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटाई थी, जिसके बाद विकास दुबे को नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वालों ने उसके बाद बहुत ज्यादा इसका विरोध किया, अपोज किया, लेकिन कहते हैं कि भय बिन प्रीत नहीं होती है, तो भय तो क्रिएट करना ही पड़ेगा झारखंड पुलिस को अपराधियों में। नक्सलियों के खिलाफ जो मॉडल अपनाया जा रहा है, बस वही मॉडल झारखंड पुलिस को इन अपराधियों के खिलाफ, इस अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ अपनाना पड़ेगा। तभी चाहे अमन साहू हो, चाहे मयंक सिंह हो, चाहे बॉबी खान हो, चाहे सुजीत श्रीवास्तव हो, ऐसे अपराधियों को जब तक सख्त संदेश नहीं दिया जाएगा तब तक कानून के इकबाल के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।